हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है रे ऑप्टिक्स, और उस पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली पढ़ने वाले हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को जिनको हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। एक्चुअली जैसे कि आप जानते होंगे, जैसे कि ये मैंने लगा रखा है, ये ठीक है स्पेक्टिकल्स, तो ये भी एक तरीके के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास, वो भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बाइनोकुलर्स, ये सब के सब कैसे हैं, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्यों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, क्यों इनको कहा जा रहा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स? क्योंकि इनकी हेल्प से हमारा जो काम होता है वो आसान होता है, या किसी को जैसे दिखाई नहीं देता तो स्पेक्टिकल लगाने से उसको चीजें क्लियर दिखाई देती हैं। तो वो सब क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा। अब क्योंकि ये सब वर्क करते हैं हम लोग के लाइट के ऊपर, हर चीज इस पे जो है वो लाइट से रिलेटेड है, तो इस वजह से ऑप्टिक्स वाला पार्ट आ गया, तो उनको कह दिया गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखिए, पहले हम लोग के सिलेबस में क्या क्या चीजें थी, एक आई के बारे पे भी था, जो कि हम लोग की आंख होती है। आंख भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है, वो नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। गुड इवनिंग शिव। यहाँ पर जो हम लोग का आई है अभी सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। बाकी बचा सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप भी हम लोग के दो तरीके के, या कह लीजिए कि तीन तरीके के। कैसे? एक तो हो गया हम लोग का रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, दूसरा कैटेगरी हो गई रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी दो तरीके के, एक तो कैसे ग्रेन वाला, और जो पहला है वो हम लोग का जिसपे कि एक केज अंदर होता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? तो देखिए, माइक्रोस्कोप, सबसे पहली बात आती है कि माइक्रोस्कोप आखिर होता क्या है। तो माइक्रोस्कोप, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये एक ऐसा डिवाइस जैसे कि हम लोग को फिजिकली देखने पर मिलता है। तो ये तो हो जाता है हम लोग का एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और अगर इसका डायग्राम देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है, रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो दो हैं शुरुआत के, ये तो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बट ये वाला जो है, ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, जिसको कि हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। तो एक्चुअली मैग्नीफाइंग ग्लास आखिर है क्या, उसको समझ ले अगर, तो आप लोग ने ये नोटिस किया होगा, अगर अपने रियल लाइफ में कभी मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं देखा तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि किसी मूवी वगैरह में, जैसे कि कोई डिटेक्टिव वाला मूवी है, ठीक है, जैसे कि ब्योमकेश बख्शी, ऐसा एक पहले सीरियल आता था, तो उस पे भी वो ऐसा लेकर सर्च करता था। तो मैग्नीफाइंग ग्लास एक्चुअली करता क्या है, छोटी सी चीज जो होती है उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिखाता है। जैसा कि आजकल हम लोग अपने मोबाइल फोन में करते हैं, ऐसा जूम इन करते हैं ना, मोबाइल फोन लिया और उसको ऐसे जूम इन करते हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो छोटी चीजें होती हैं, जो कि हम लोग की आंखों को नहीं दिख पाती हैं क्लियरली, तो जब उसका साइज बढ़ा देते हैं, उससे होता क्या है कि हमें वो चीजें आसानी से दिखने लगती हैं। जैसे कि अगर आप एक ऐसी चीज सोचे कि हम किसी ऑब्जेक्ट से ऐसे हमारे सामने कुछ है, ठीक है, मान लो इस पेन में कुछ है जिसको हमें देखना है, साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो हम क्या करते हैं, अपने आंखों के पास इसको ले जाएंगे और देखेंगे क्या है। फिर उस पे एक लिमिट आ जाती है कि अब हम उस पेन को अपने आंखों के और पास नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमें वो चीज क्लियर दिखाई नहीं देगी। तो उस केस में फिर हम यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि यहां पर रखे हुए जो भी जिस चीज को भी हम लोग को देखना है उसकी एक इमेज बड़ी बना देता है। ठीक है। हेलो सैम गुप्ता, कैसे हैं आप? कैसी पढ़ाई चल रही है? कहां से हैं? कौन सा स्कूल है आपका? अब देखिए, अभी जैसे मैं बता रहा था कि ऑब्जेक्ट या कोई भी छोटी सी चीज जिसको हमें देखना है, हम अपने आंखों के पास लाकर उसको देख रहे हैं, बट एक हम लोग के उस पर लिमिटेशन होती है कि एक डिस्टेंस के बाद फिर हम अपने आंखों के पास उस ऑब्जेक्ट को नहीं ला सकते और हम उसको क्लियरली नहीं देख सकते। ठीक है, वहां पर रोल प्ले करता है मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज उतना ही रहता है, बट उसकी इमेज बड़ी बना देता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है और हमें आसानी क्यों होती है? क्योंकि हमें वही चीज दिखाई देती है जिसकी रोशनी हमारे आंखों में जा रही होती है।
और जिस तरीके से रोशनी जा रही होती है वो भी हम लोग का एक फैक्टर होता है कि वो ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट हम लोग के चारों तरफ बहुत ढेर सारी चीजें हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। एक कोई फुटबॉल पड़ी है, कार है, ग्रास है, स्काई है, कुछ भी, हर चीज है। वो सब की सब क्या है, तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे निकलने वाली लाइट हमारी आंखों पर जा रही है। तो जो ऑब्जेक्ट जहां पर है वो तो है ही, हमारी आंखों पर लाइट कैसे जा रही है वो डिसाइड करती है कि किस तरीके से हमारे अंदर क्या होगा, उसकी इमेज फॉर्म होगी और वो इमेज ही हम लोग को दिखाई देती है। ठीक है, तो अब इस पे हुआ क्या, तो यहां पर आखिर ये जो चीज है मैग्नीफाइंग ग्लास, वो कैसे एक रोल प्ले करती है चीजों को बड़ा दिखाने में, तो वो हम लोग अभी जानेंगे। फिर मैग्नीफाइंग ग्लास पे भी लिमिट आ जाती है कि एक, अगर हम लोग के पास इतनी कोई छोटी सी चीज है, जैसे मान लीजिए पॉइंट साइज है, इसको हमें बड़ा करके देखना है, इसको हमने मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया इसके सामने और ये कुछ इतना बड़ा हम लोग को दिखने लगा, बहुत बढ़िया दिखने लगा। अब इस पे भी हमें एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है जिसको कि देखना है कि इसको और क्लियरली हमें देखना है। तो अब क्या करें हम, ठीक है, अब क्या करें, तो इसके लिए अगर हम 2 मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करें तो हो सकता है कि देखो जो ये ऑब्जेक्ट था, पहला ऑब्जेक्ट था, उसकी बनी इमेज, अब इस इमेज को भी अगर मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी दूसरे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखूं तो ये और बड़ी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो यहां पर ये चीज हमें दिखाई दे रही है या ये चीज दिखाई दे रही है, इससे निकलने वाली लाइट की वजह से तो दिखाई दे रही है। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है जिसको कि हम लोग रियल ऑब्जेक्ट जैसे बोल रहे हैं। अब यहां पर जो है वो एक इमेज बनी, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनी। ये इमेज अब क्या होगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगी इस इमेज को फॉर्म करने के लिए। जब यहां पर हम लोग एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे तो उस पे क्या होगा, ये इस तरीके की हम लोग को एक इमेज बनकर दिखाई देगी। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 जगह पर लेंस लगाते हैं। एक तो लेंस ये वाला होता है जिसमें कि सिर्फ आगे पोर्शन होता है एकदम छोटा सा, ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरफ होता है जिसको हम लोग को देखना होता है। अब देखिए इस पर, यहां पर हम लोग का जो लेंस है वो कैसा है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की तरफ है। यहां पर हम लोग क्या रखते हैं, जो भी जिसको भी हम लोग को मैग्नीफाई कर देखना होता है उस चीज को यहां पर हम लोग पुट करते हैं। तो अब वो जो ऑब्जेक्ट है यहां पर, ठीक है, वो उसके सामने यहां पर क्या आ गया, एक लेंस आ गया। वो एक इमेज क्रिएट करेगा यहां पर अंदर कहीं पर, और उस इमेज को फिर से इस जगह पर लगा हुआ लेंस और मैग्नीफाई करके दिखाता है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है लेंस, उसको कहते हैं आईपीस और इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यही अभी हम लोग को ध्यान देना है कि क्या चीज होती है। अभी जो 12th क्लास में जो चीजें आती हैं वो एकदम, या फिर कह लीजिए कि इस पे आती है जो चीजें एकदम सिंपल सी आती हैं, क्योंकि रियल लाइफ में जब हम लोग चीजें देखते हैं तो बहुत ढेर सारे एब्रेशंस वगैरह या कह लीजिए कि थोड़ा सा डिस्टॉर्शन वगैरह आ जाता है, जिसको दूर करने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल लेंस नहीं लगे होते हैं। एक्चुअली ये जो लेंस होता है पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर जो लेंस लगा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होते हैं और इधर भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होते हैं। क्लियर? बट उनको हम लोग अभी अगर बोले कि इफेक्टिव एक यहाँ पर एक लेंस लगा हुआ है और यहाँ पर एक इफेक्टिव लेंस लगा हुआ है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस और यहाँ पर हो गया आईपीस लेंस। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके के लेंस होते हैं और कौन कौन सी कंडीशंस बनती हैं जहां पर हमें तरह तरह की जो इमेजेस होती हैं वो मिलती हैं। क्लियर? तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आगे चीजें देखेंगे कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो वर्क कैसे करता है। तो देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको कहते हैं, तो अगर हम बात करें तो वो बना होता है एक कॉन्वेक्स लेंस से। और ये जो हम लोग का मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, कॉन्वेक्स लेंस जिसे हम लोग यहाँ पर कहेंगे, इसकी वो वाली प्रॉपर्टी यूज की जाती है कॉन्वेक्स लेंस की, जहां पर आपको अगर याद हो 10th क्लास में पढ़ के आते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, उस चीज के कैसे आप एक ऐसे लेंस फॉर्म करते हैं और उस लेंस पे फिर यहां पर बनाते हैं कि इसका एक फोकस है, ये दूसरा फोकस है, यहां पर 2f है और इस जगह पर 2f है।
करते हैं ऐसा, याद आया। फिर इसके कुछ केसेस लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रखा हो, कहां रखा हो, इनफाइनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हो, तो उस केस में जो लाइट आती है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग लेते हैं, और कोई भी लाइट जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो क्या होती है, आइए देखते हैं कैसे वो बिहेव करती है। ठीक है, तो यहां पर इसको अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये हो गया। अब यहां से आने वाली लाइट जो ऐसे की पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी, वो चली जाती है फोकस से। क्या चली जाती है, ऐसे फोकस से चली जाती है। और जो हम लोग की लाइट अगर ये बोलें कि ऐसे जा रही, इससे निकलने वाली लाइट ऐसे जा रही है और ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, तो वो बिना अनडिफ्लेक्टेड निकल जाती है। तो यहां पर हम लोग को कहीं पर इमेज, इस जगह पर फोकस पर ही इमेज मिलती है, क्योंकि ये इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। तो अभी डायग्राम बनाने पर ये गड़बड़ हुआ, बट ये क्या होता है कि ये इससे जो लाइट आ रही होती है वो ऐसे फोकस से ही ऐसे निकलती है, पास होती है। ठीक है, तो इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उससे आने वाली लाइट इस लेंस के यहां पर जो फोकस है उससे पास होती है ऐसे, क्योंकि इनफाइनाइट है तो वहां से जो रेज आती हैं वो पैरेलल ही आती हैं और आते हुए ऐसे पास हो जाती हैं फोकस से। अब यही ऑब्जेक्ट अगर क्या हो, 2f के जस्ट पीछे रखा हो, क्या हो यहां पर, यही ऑब्जेक्ट अगर 2f के जस्ट पीछे रखा हो, तो फिर किस तरीके का केस होता है उसको अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या हो जाता है कि ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर, तो इससे एक पैरेलल रे ऐसे निकालेंगे और वो f से पास कर जाएगी, और इससे फिर दूसरी रे निकालेंगे जो कि इसके ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास होते हुए जाती है और यहां पर कहीं इमेज फॉर्म करती है। ठीक है, और ये इमेज कैसी होती है, इस ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज होती है। ऑब्जेक्ट का जो भी साइज था वो उससे छोटी होती है, डिमिनिश्ड होती है और इन्वर्टेड होती है, रियल होती है। उसके बाद अगला केस होता है जहां पर कि ऑब्जेक्ट रखा होता है इस 2f पर, तो इमेज भी एग्जैक्टली 2f पर बनती है। क्लियर। और अगर हम लोग का फिर यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हो किस जगह पर, 2f और f के बीच में, तो जो इमेज फॉर्म होती है वो 2f के बियॉन्ड फॉर्म होती है और कैसी होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है। क्लियर। और अगर ये अब ऑब्जेक्ट फोकस में रख दिया जाए तो जो इमेज फॉर्म होती है वो जाकर फॉर्म होने लगती है इनफाइनाइट पर। कहां फॉर्म होने लगती है, इनफाइनाइट पर, और कैसी होती है, इन्वर्टेड और रियल होती है। ठीक है, इनफाइनाइट पे फॉर्म होने लगती है। इसी के बाद वाला जो केस होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जहां पर कि अगर ऑब्जेक्ट रखा हो इस जगह पर, तो इसकी जो इमेज बनती है, एक्चुअली इससे निकलने वाली रेस क्या होती हैं, ऐसे जाती हैं और एक फोकस से पास होती है ऑप्टिकल सेंटर्स, तो ये इधर कभी मीट ही नहीं होती हैं, ये आगे जाकर कभी मीट ही नहीं होती। तो अगर हम लोग यहां पर अपनी आंख से देखें तो हमें क्या लगेगा कि ये जो लाइट आ रही है वो किसी सोर्स से आ रही है। ठीक है, तो वो सोर्स की डायरेक्शन पर यहां पर हम लोग को ऐसे एक बड़ी सी इमेज समझ पर आती है, जिसे कि हम लोग एक वर्चुअल इमेज कहते हैं, क्योंकि इसको हम लोग स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है। तो सेम चीज यूज की जाती है जब जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग को मैग्नीफाई करके देखना होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम इस मैग्नीफाइंग लेंस के, या फिर कह लीजिए कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से उसकी एक इनलार्ज्ड और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। तो वो मैग्नीफाई हो जाता है और हम उसको आसानी से देख लेते हैं। बात क्लियर हुई। जैसे कि अगर कोई बुजुर्ग आदमी है जिनको न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त समझ पे नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है कभी, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत छोटा छोटा कहीं पर लिखा रहता है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं। तो अगर न्यूज़पेपर इधर है और मैग्नीफाइंग ग्लास को वो उसके पास में ही रखते हैं, और इतने दूर, कभी भी मैग्नीफाइंग ग्लास को इतनी दूर से रखकर नहीं स्टडी करी जाती है किसी चीज की। क्यों? क्योंकि जब इतना दूर अगर रख देंगे तो ये वाला केस फॉर्म ही नहीं होगा, क्योंकि जो मैग्नीफाइंग ग्लास हम लोग यूज करते हैं उनका फोकल लेंथ कम होती है। ठीक है, काफी कम होती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो जिस ऑब्जेक्ट को भी हम लोग को देखना होता है उसके पास में ही उस मैग्नीफाइंग ग्लास को रखते हैं, जिससे कि हम लोग आसानी से मैग्नीफाइड इमेज देख पाए। साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो आंखों से इतने डिस्टेंस पे फॉर्म हो कि हम लोग को आसानी से दिखाई दे, यानी कि डी से कम डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म
ना हो। तो इसके दो केस बनते हैं कि एक तो अगर ऑब्जेक्ट क्या रखा हो, एग्जैक्टली एफ पर रखा हो, ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, एग्जैक्टली एफ पर रखा हो, और दूसरा केस होता है कि जब ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में रखा हो ऑब्जेक्ट। तो पहले वाला जो केस होता है, इस केस में जो इमेज फॉर्म होती है वो इन्फिनिटी में फॉर्म होती है, वो रहा ये वाला केस। और ये वाला जो केस है जिसमें कि ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होता है, उस केस में जो इमेज फॉर्म होती है वो इधर कहीं फॉर्म होती है पीछे, और वो ऐसा हम लोग एडजस्ट करते हैं उसको कि वो जो आंखों का नियर पॉइंट होता है उसके पास हम लोग की इमेज फॉर्म होती है। तो उसका लिए फॉर्मूला जो मैग्निफिकेशन का निकल कर आता है वो निकल कर आता है ये निकल कर कैसे आया, इसका जो डेरिवेशन है वो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर समझ लेते हैं कि ये आखिर है क्या क्या। एम जो है वो मैग्निफिकेशन शो कर रहा है किसका, इस सिंपल माइक्रोस्कोप का, ठीक है। किस केस में, जब इमेज फॉर्म हो रही है नियर पॉइंट ऑफ द आई, जब इमेज फॉर्म हो रही है नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो आखिर ये नियर पॉइंट होता क्या है थोड़ा सा वो समझते हैं, बट उसके पहले इसको एक बार फिनिश कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है कि 1 हो गया जो सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू है, और क्योंकि ये जो मैग्निफिकेशन होता है वो एक हम लोग का रेशियो होता है सेम चीज का, जो भी दो होती है उनका रेशियो हम लोग लेते हैं, तो यहां पर कोई यूनिट नहीं होती। तो यहां पर 1 प्लस डी हो गया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। समझते हैं इसको क्या होता है। तो एक तो हो गया ये, दूसरा होता है एफ, और एफ क्या है, इस जो भी लेंस है हम लोग का उसकी फोकल लेंथ वो होती है एफ, ठीक है। तो ये हो गया फोकल लेंथ, और ये हो गया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको कि हम लोग आंखों का नियर पॉइंट भी कहते हैं। कैसे समझ सकते हैं आप नियर पॉइंट क्या होता है? कभी ऐसा देखा होगा कि आपने कहा कि कोई चीज की ये दिखाई है मुझे, तो उसने आपकी आंखों के बहुत पास रख दिया, तो आपको दिखाई नहीं देता। अभी आप करके देख सकते हैं कि अपना हाथ बहुत पास ले जाइए, तो आपके हाथों में क्या लिखा हुआ है या आपके हाथ में क्या है वो कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। कैसा नहीं दिखाई देगा? क्लियरली नहीं दिखाई देगा, डिस्टिंक्टली नहीं दिखाई देगा। यानी कि हाथों पर अगर आपने कुछ लिख दिया और अपने आंखों के पास बहुत ले गए, उस केस में आपके हाथों में क्या लिखा हुआ है आप उसको डिस्टिंक्टली नहीं पढ़ पाएंगे। तो वो क्या हो गया कि आप उसको डिस्टिंक्टली नहीं पढ़ पा रहे, तो आप अपना हाथ क्या करेंगे, थोड़ा दूर ले जाएंगे। क्या करेंगे? थोड़ा दूर ले जाएंगे। तो जब थोड़ा दूर लेकर जाएंगे तो अब ये जो डिस्टेंस हो गई आंखों के बीच में, मान लो कि मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा था, अभी दूर ले गया तब भी नहीं दिखाई दे रहा था, और दूर ले गया नहीं दिखाई दे रहा था, और दूर ले गया नहीं दिखाई दे रहा था, और दूर ले गया, हाँ अब यहां से मुझे दिखाई देने लगा। तो ये जो डिस्टेंस है आंखों से इस ऑब्जेक्ट के बीच में, यहां पर लिखी हुई चीज हमें डिस्टिंक्टली दिखाई दे रही है, हर एक चीज अलग अलग दिखाई दे रही है, वो डिस्टेंस कहलाती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कम से कम वाली वो दूरी जहां से अगर और हमने कम किया तो फिर हमें वो चीजें क्लियर दिखाई नहीं देंगी, यानी कि वो कम से कम दूरी जहां पर हमें चीजें क्लियरली दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर? तो यही चीज है कि अगर हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का भी यूज कर रहे हैं तो जो इमेज फॉर्म हो उस ऑब्जेक्ट की वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने अगर, तो हम उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो एक लिमिट होती है। अगर इमेज इनफाइनाइट पे बने तो उसको पढ़ना ज्यादा आसान होता है। जैसे कि हम लोग किसी थोड़ी सी जो ऐसे पास चीज रखी हुई इसको थोड़ा दूर रख के देखें, जिस पॉइंट पर वो क्लियर दिखने लगे उसके थोड़ा और दूर रख के देखें तो आंखों में स्ट्रेन नहीं पड़ता, आंखों में जोर नहीं पड़ता उसको देखने में। तो उस पॉइंट के बाद लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के पॉइंट के बाद वाले जो भी पॉइंट होते हैं, जो भी डिस्टेंस होती है, उसको हम लोग क्या मानकर चलते हैं? इन्फिनिटी। यहां पर इन्फिनिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कहीं बनी हुई है। इन्फिनिटी का मतलब होता है, आप इससे समझ सकते हैं जैसे कि लेंस है, हमारी आंखें भी होती हैं, आंखों पर भी हमारे लेंस ही होता है, तो उस का एक फोकल पॉइंट होता है, फिर उसका 2 टाइम्स होता है। तो इस 2 टाइम्स जो फोकल लेंथ होती है उसके थोड़ा दूर के बाद जो भी पॉइंट होता है उसको हम लोग इन्फिनिटी कंसीडर करते हैं। ये इन्फिनिटी एक कैसा है? एक रिलेटिव टर्म है,
एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है कि इन्फिनिटी मतलब हो गया कैसा हमारा कि मतलब इनफाइनाइट, बहुत दूर कहीं निकल गए। लेंस हमारा इतना छोटा सा और हम बात कर रहे हैं 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर। नहीं, अगर हम लोग का जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, कितनी है? 5 सेंटीमीटर अगर उसकी फोकल लेंथ है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर के बाद फिर 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, ये सब उसके लिए इनफाइनाइट हो जाएगा। बात समझ पे आई? अगर वो चीज डिस्टेंस अगर डिफाइंड है, जैसे कि 10 सेंटीमीटर के बाद वो रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं, वो हम लोग ये वाला केस लेकर मान लेंगे कि 2f के पहले लिखी हुई है। बट वहां पर अगर हम लोग ने डिस्टेंस नहीं माना है और ये कह दिया कि वो जो डिस्टेंस है वो इससे फोकल लेंथ से काफी बड़ी है, ठीक है, जो u है वो फोकल लेंथ से काफी बड़ी है, तो उस केस में वो जो डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की वो मान ली जाएगी क्या? कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। तो इनफाइनाइट जैसी कोई ऐसी चीज नहीं होती कि बहुत दूर कहीं रखा हो। वो कंपैरिजन होता है हम लोग का कि जब f से काफी बड़ी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है तो उस केस में फिर हम लोग का माना जाता है कि वो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्लियर? तो वही चीज है यहां पर कि अभी हम बात कर रहे हैं कि इमेज जो फॉर्म हो रही है वो इनफाइनाइट पे फॉर्म हो रही है। तो यानी कि हमारा जैसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का एक लेंथ है जो कि हम लोग थ्योरेटिकली या हम लोग कह लें कि अपने बुक में एक्सेप्टेड वैल्यू जो है कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए वो होती है डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। बट हर आई के लिए अपनी अलग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होती है। क्लियर? यानी कि सबकी अपनी अपनी अलग होती है, सबकी आंखें अलग अलग होती है, इस वजह से सबकी वो डी भी सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि जो भी हम लोग का डी है उसके बाद जो भी इमेज फॉर्म होगी वो माना जाएगा कि वो इन्फिनिटी में फॉर्म हो रही है। तो पहला केस हो गया हम लोग का ये कि जब इमेज फॉर्म हो रही कहां? नियर पॉइंट पर, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट रखा इस जगह पर तो इमेज फॉर्म हो गई यहां पर, और इसको मान लिया कि ये यहां से जो इमेज की डिस्टेंस है वहां से आई और इसकी इमेज के बीच की डिस्टेंस डी है, ये मान लिया। उससे हम लोग का ये फॉर्मूला निकल के आता है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर इमेज हम लोग की बन गई कहां? इनफाइनाइट पे, मतलब कि ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली फोकल जो प्लेन है उस पर रखा हुआ है, तो उस केस में जो हम लोग का मैग्निफिकेशन निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा ये। ठीक है, ऑल्दो इसका जो मैग्निफिकेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। क्लियर? ऑल्दो इसका जो मैग्निफिकेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, बट जो प्रिफर्ड मैग्निफिकेशन होता है कि हम लोग जो मैग्निफिकेशन अचीव करें वो होता है ये। क्यों? क्योंकि जब इमेज इंफिनिटी में बनती है तो हमारी आंखों पर स्ट्रेन नहीं पड़ता है। क्लियर? ये इसका एक छोटा सा रीजन है। तो अब चलते हैं आगे, इन फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, इनका यूज होता है। अब चलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। आखिर ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है? कंपाउंड का मतलब होता है कि कोई चीज मिलकर बनी है, जैसे कि यौगिक कह लीजिए कि मिलकर बना हुआ है ये। तो वो किससे मिलकर बना हुआ है? 2 माइक्रोस्कोप से मिलकर बना होता है, जिसमें कि एक को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरे को कहते हैं आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाला जो लेंस होता है वो रखा होता है ऑब्जेक्ट की तरफ होता है ये वाला, और ये वाला जो लेंस होता है वो होता है आई की तरफ। ये हो गया आई पीस और ये हो गया ऑब्जेक्टिव। अब ये जो ऑब्जेक्टिव और आई पीस है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव और आई पीस है, इनमें देखिए इनका साइज देखिए। ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर का साइज होता है, यानी कि ये जो साइज होता है अपर्चर वाला, ये वो होता है कम एज कंपेयर टू आई पीस इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका अपर्चर होता है छोटा, जब हम लोग कंपेयर करते हैं आई पीस से। क्लियर? ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो इसमें भी अब वो हम लोग के 2 केस बनते हैं जहां पर कि एक बार इमेज फॉर्म हो रही हो नियर पॉइंट पे और एक बार इमेज फॉर्म हो रही हो इंफिनिटी पे। क्लियर? ठीक है, इसमें एक चीज हमें ध्यान ये देनी है
कि इसकी वजह से कुछ मैग्निफिकेशन निकलेगा और फिर इसकी वजह से कुछ मैग्निफिकेशन निकलेगा। और हम लोग अपने पिछले लेक्चर में ये सीख कर आए हैं कि अगर किसी जगह पर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस रखा है तो इसकी वजह से मिलने वाला मैग्निफिकेशन, इसकी वजह से मिलने वाला मैग्निफिकेशन और इसकी टोटल की वजह से अगर मैग्निफिकेशन हम लोग को निकालना है तो इसको अगर मैग्निफिकेशन MO मान ले और इसकी वजह से ME मान ले, क्योंकि आई पीस वाला है और ये ऑब्जेक्टिव वाला है, तो हम लोग को जो टोटल मैग्निफिकेशन मिलेगा वो कितना हो जाएगा, MO ME। ठीक है, मतलब MO इंटू ME हम लोग को टोटल मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। क्लियर, बात समझ पे आई? तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, इसी का यूज किया गया है यहां पर। तो L बाई FO ये निकल कर आया कि इस ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से हम लोग का इतना मैग्निफिकेशन होगा, और 1 प्लस D बाई FE ये मैग्निफिकेशन होगा किसका, आई पीस की वजह से, कब, जब इमेज फॉर्म हो रही हो नियर पॉइंट पर या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। यहां पर जो L है उसको समझाऊंगा अभी मैं, वो क्या होता है, FO क्या होता है वो बताऊंगा, FE क्या होता है, D क्या होता है, ये सब बताऊंगा। बट अभी क्या देख लेते हैं हम, एक और चीज कि अगर इमेज जो फॉर्म हो रही है वो फॉर्म हो रही है इन्फिनिटी पर, तो जब इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी तो जो मैग्निफिकेशन हम लोग का वो होगा क्या, M इक्वल टू MO इंटू ME। और इस केस में जो MO है वो वही है एज कंपेयर टू जो पिछला केस था हम लोग का, और जो ME है वो D बाई FE है यहां पर, और ये 1 प्लस D बाई FE है। देखिए, तो ये जो चीज मिली हमें, ये अपने पिछले वाला जो एग्जाम्पल क्या कह लें कि जो अरेंजमेंट था एक सिंपल माइक्रोस्कोप का, तो ये वाला था तब जब इमेज फॉर्म हो रही हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, और ये था जब इमेज फॉर्म हो रही हो इन्फिनिटी पर। तो यहां पर भी यही दोनों क्या कर रहे हैं, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग के पास दो फॉर्मूले आ गए, एक तो है किससे, नियर पॉइंट से रिलेटेड, किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का टोटल मैग्निफिकेशन MO इंटू ME होता है। MO हम लोग का L बाई FO हो गया, और ME के लिए दो केस बनते हैं, जब इमेज फॉर्म हो रही है नियर पॉइंट पर और दूसरा होता है इन्फिनिटी पर। नियर पॉइंट पर ये, इन्फिनिटी पर ये। क्लियर? अभी तक चीजें क्लियर हो गई। अब बात आती है कि इस पे L जो है वो क्या है, FO क्या है, FE क्या है, D क्या है, ये सब क्या है। तो देखिए, जो FO है सबसे पहले मैं उसको मार्क कर दूं, तो FO जो है वो ऑब्जेक्टिव, O है यानी कि ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ की बात हो रही है, ये क्योंकि ये वाला जो रे आ रही वो कैसे है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जाएगी फोकस से, तो ये इस प्रिंसिपल एक्सिस को इस जगह पर कट कर रही है, यानी कि यही इसका फोकस है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस। क्लियर? उसके बाद यहां पर क्या है कि FE, तो FE अब आप समझ गए होंगे कि क्या होगा। FE होगा इस आई पीस का जो फोकल लेंथ होता है वो, ठीक है। फिर यहां पर दिया हुआ है D है वही 25 सेंटीमीटर, ठीक है, जो हम लोग नॉर्मली लेकर चलते हैं एक वैल्यू वो होती है 25 सेंटीमीटर, बट ये डिफरेंट हो सकती है अलग अलग पर्सन्स के लिए। तो अगर हम लोग को D की वैल्यू नहीं दी है क्वेश्चंस पे, तो D इक्वल टू 25 सेंटीमीटर यूज करेंगे, बट अगर वैल्यू दी है तो वहां पर हम लोग की जो गिवन वैल्यू है उसको ही यूज कर सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो अब बचा हम लोग के पास ये L। आखिर ये L होता क्या है? एक्चुअली जो L होता है वो होता है ये जो FO है, देखो सबसे पहले इधर, और इसका जो इधर FE है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है, FO और FE के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही हम लोग की L कहलाती है इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस वाला जो L होता है और टेलीस्कोप वाला जो L होता है वो अलग अलग होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग होती है और लड़के इस पे बहुत गलती करते हैं। वो टेलीस्कोप वाली चीज यहां लगा देते हैं, यहां वाली चीज कभी उधर लगा देते, तो ऐसा करते करते पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो क्या ध्यान देना है आपको यहां पर, अगर इसका ये जो फोकल लेंथ है वो है इधर FE, तो जो L है वो L है इसके फोकस और इस आई पीस वाले फोकस के बीच की डिस्टेंस,
ये होती है क्या, यहां पर L होती है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। कई जगह पर, किसी बुक पर मैंने देखा था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वहां पर ये गड़बड़ लिखा हुआ था। ठीक है, तो आप इसको क्या करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में जो L होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस के FO, और मतलब जो FO का ये जो फोकस है, ये जो फोकल पॉइंट है हम लोग का ये, और FE का ये जो हम लोग का फोकल पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है L। क्लियर है, ये बहुत ध्यान दीजिएगा। और इसको जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं ट्यूब लेंथ, और ये जो L होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूब लेंथ कहते हैं। किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ट्यूब लेंथ। क्लियर, और कोई इस पे डाउट? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, दो केस अलग अलग उस पे जो चीजें बनती है। तो अब चलते हैं आगे, और जो हम लोग का अगला चीज है, हम लोग का जो अगला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है टेलीस्कोप, क्योंकि यही हम लोग के सिलेबस में है, जो कि हम लोग का आई भी कभी हुआ करता था, वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आखिर ये टेलीस्कोप होता क्या है? देखिए, माइक्रोस्कोप से क्या कर रहे थे हम लोग कि जो ऑब्जेक्ट बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत पास पास हैं चीजें, उनको क्लियरली हम लोग देख रहे थे, उसकी एक बड़ी सी इमेज बनाकर उसको देख रहे थे। तो वो होता है सूक्ष्मदर्शी। जो माइक्रोस्कोप होता है वो होता है सूक्ष्मदर्शी, यानी कि एक छोटी सी चीज को बड़ा करके दिखाना। टेलीस्कोप क्या होता है? टेली का मतलब होता है दूर से, मतलब होता है। ठीक है, टेलीस्कोप क्या हो गया, ऐसी कोई डिवाइस जिससे कि हम कोई दूर की चीज देख पाए। जैसे कि टेलीविजन होता है, टेलीविजन जिसको हम लोग टेलीविजन करते हैं। टेलीविजन वो क्या है, टेली मतलब हो गया कि कहीं दूर की कोई चीज हम लोग डायरेक्ट देख पा रहे हैं। विजन मतलब होता है देखना, टेलीविजन मतलब कोई एक ऐसी जगह की तस्वीर जिसको कि हम लोग डायरेक्टली नहीं देख पा रहे हैं, उसको टेलीविजन पे दिखाई देता है। जैसे इंग्लैंड में चलने वाला मैच, क्रिकेट मैच हम लोग को दिखाई देगा, किसी दूसरी जगह पर चलने वाला चीज हमें दिखाई देगा। अभी जो आप ऐसा देख रहे हैं, लाइव जो सेशन चल रहा है, ये भी एक तरीके का टेलीविजन है, जहां पर मैं बैठा हूं यहाँ नोएडा पर, और जो चीजें आप तक पहुंच रही हैं वो कहां कैसे पहुंच रही हैं, नेट के थ्रू पहुंच रही हैं। क्लियर? तो टेलीस्कोप और दूरबीन, इस पे क्या मतलब है, ये एक ही चीज है। और टेलीस्कोप का मतलब है कि जब हम हमारे सामने कोई चीज हो बट उसको हम लोग बहुत दूर होने की वजह से क्लियरली नहीं देख पा रहे, बहुत दूर होने की वजह से क्लियरली नहीं देख पा रहे, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर उसकी इमेज हम लोग के आंखों के पास बन जाए तो काम हमारे लिए आसान हो जाएगा, हाँ या ना? जैसे कि मैंने अभी माइक्रोस्कोप के केस में बताया था कि अगर इस पे कोई छोटी सी चीज हो, बहुत छोटी सी चीज हो, तो आप क्या करेंगे, अपनी आंखों को इसके पास ले जाएंगे, फिर एक पॉइंट आएगा जिसके बाद आप उसको क्लियरली नहीं देख पाएंगे, तो आपको रिक्वायरमेंट है किसकी, किसी ऐसे डिवाइस की कि उसकी इमेज बड़ी बना दे। अब टेलीस्कोप के केस में क्या होता है कि देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हो, क्या हो, बहुत दूर रखा हो, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, जब आप उसको देख रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट भले ही अपने आप में एक पेड़ हो, क्या हो, अपने आप में एक बहुत बड़ा पेड़ हो, ठीक है, इस तरह करते एक पेड़ हो, बट क्योंकि आपके और उस पेड़ के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ये पेड़ जो आपके आंखों पर एंगल फॉर्म कर रहा है वो बहुत कम कर रहा हो, क्या कर रहा हो, या फिर एक मान ऐसे छोटे मान ले तो बहुत कम एंगल फॉर्म कर रहा है आपकी आंखों पर, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो पेड़ है वो आपको बहुत छोटा दिखाई देगा और क्लियर दिखाई नहीं देगा। यानी कि अगर मैं क्या करूं कि किसी तरीके से इस पेड़ की इमेज इस जगह पर बना दूं, क्या करूं, इस पेड़ की इमेज इस जगह पर बना दूं, तो जब अगर इस पेड़ की इमेज इस जगह पर बन जाएगी तो आपके लिए क्या होगा, अब यही जो
ऑब्जेक्ट है वो क्योंकि उसकी इमेज पास पर बन गई है तो वो आपके आंखों पर जो एंगल है वो ज्यादा सबटेंड करेगा, उसकी वजह से ये आपको बड़ा दिखाई देगा। बात समझ पे आई? तो इस तरीके से जो टेलीस्कोप होता है वो वर्क करता है कि एक बहुत दूर पे कोई जो चीज होती है उसकी इमेज थोड़ी पास फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो ऑब्जेक्ट पास आ गया है, जबकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो वहीं रहता है। उसकी इमेज हम लोग को ऐसा बड़ी दिखने लगती है, वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका जो हम लोग का इमेज फॉर्म होती है उसका एंगल हमारी आंखों में बढ़ जाता है। ठीक है, इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जो टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो लार्जर इन साइज होता है एज कंपेयर टू आईपीस। यानी कि यहां जो ऑब्जेक्टिव लेंस है जो कि होता है ऑब्जेक्ट की तरफ, उसका साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू आईपीस। आईपीस जो होता है वो लगभग हम लोग के जो आंखें होती हैं, आंखों के लेंस के लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो उससे अब देखिए होता क्या है, ये है बहुत आगे, ये चीज क्या है यहां पर बहुत आगे। तो इसको दूसरी तरीके से अगर समझना हो कि टेलीस्कोप जो है वो दूसरी तरीके से अगर हम लोग कहें कि कैसे वर्क करता है, अगर उसको एक्सप्लेनेशन दें तो ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग कि देखिए कोई बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उससे निकलने वाली रोशनी जो हम लोग के आंखों में पड़ेगी, तो बहुत दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट की रोशनी हम लोग की आंखों में बहुत थोड़ी सी पड़ेगी। क्या होगी? बहुत थोड़ी सी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमें वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली नहीं दिखाई देगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि हमारी आंखें कितनी छोटी सी हैं और ये छोटी सी आंखें जब बहुत दूर की किसी चीज को देखेंगे तो उससे निकलने वाली लाइट क्या है, ऐसे निकल रही होगी। ठीक है, मतलब हर एक पार्ट से ऐसे रोशनी निकलती है, तो इस पूरे उससे निकलने वाली बहुत थोड़ी अमाउंट वाली रोशनी हम लोग के आंखों के अंदर जाएगी। उसकी वजह से हमें बहुत धुंधली सी और बहुत हल्की इमेज दिखाई देगी। तो अगर किसी तरीके से मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट को गैदर करके और फिर किसी छोटे पॉइंट पर शिफ्ट करके उसको और अपनी आंखों पर इसके बराबर लाइट देख लूं, तो यही तो ये कर रहा है। इसके आगे लगा रहता है एक बहुत बड़ा सा क्या लेंस, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट को गैदर करता है और एक छोटे से लेंस की तरफ उसको फोकस कर देता है, जो हमारी आंखों पर एक इमेज फॉर्म कर देता है, बहुत कंट्रास्टिंग इमेज, बहुत ब्राइट इमेज एक फॉर्म कर देता है, जिससे कि हमें चीजें क्लियर दिखाई देती हैं। समझ पे आया? तो ये था एक दूसरा नजरिया कि जो टेलीस्कोप होता है वो कैसे वर्क करता है। क्लियर? तो अब इस पे देख लेते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। तो देखिए, जैसे रिफ्रैक्टिंग शब्द सुनकर हम लोग को समझ पे आ रहा है कि इस पे जो भी चीज हो रही होगी वहां पर यूज हो रहा होगा लेंस। क्या यूज हो रहा होगा? लेंस यूज हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो हम लोग ने पढ़ा है रिफ्रैक्शन, वो पढ़ा है लेंस के केसेस पे। किसके केस पे पढ़ा है? लेंस के केस पे। लेंस में क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, कि अगर एक ऐसा लेंस है हम लोग का और इस पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट सामने रखा है, तो इससे निकलने वाली लाइट क्या होगी, इस लेंस से रिफ्रैक्ट होके इधर पास हो जाएगी। तो जब हम लोग लेंस का यूज करते हैं उस तरीके के टेलीस्कोप को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है इस वजह से। तो इसमें जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है हम लोग का बीटा बाई अल्फा, m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा इक्वल टू FO बाई FE। तो इसका जो डेरिवेशन है वो अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसका जो निकल कर आया फॉर्मूला वो ये निकल कर आया, ये बीटा है कि जो इमेज फॉर्म हुई वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है आंखों पर, डिवाइडेड बाई जो ऑब्जेक्ट था वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा था। यानी कि जो इंसान यहां पर खड़ा है और बहुत दूर किसी चीज को देख रहा है, तो क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसकी वजह से जो उसके आंखों पर एंगल बनेगा वो क्या होगा, बहुत छोटा सा एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा दिखाई देगा। तो ये ऑब्जेक्ट का ये एंगल हो गया अल्फा। अब यहां पर हम लोग ने क्या किया, टेलीस्कोप वगैरह लगाया, उसकी वजह से
जो ये है ऑब्जेक्ट, अब क्या होगा कि अगर उसकी इमेज यहाँ कहीं फॉर्म हो जाए, इस जगह पर सेम हाइट सेम ऐसे, ठीक है, इस तरीके से इस जगह पर कहीं इमेज फॉर्म हो जाए, ठीक है, इसको जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज वगैरह नहीं कुछ ऐसा चेंज वगैरह कर रहा हो, अगर कहा जाए तो उसी साइज की अगर यहाँ पास में इमेज बना दे, तो उससे होगा क्या कि अब ये जो एंगल सबटेंड करेगा आंखों पर वो एंगल होगा ज्यादा, देख रहे हो ये। तो बस यही, ये जो एंगल है अल्फा और ये जो एंगल है बीटा, बट यहां पर कैसे हम लोग लेते हैं अल्फा और बीटा, वो लेते हैं कि ये वाला बीटा जो कि आंखों पर सबटेंड होता है एंगल, और जो अल्फा है वो ऑब्जेक्ट की वजह से होता है, ठीक है, ये बीटा होता है इमेज की वजह से और जो अल्फा होता है वो होता है ऑब्जेक्ट की वजह से। तो उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना मैग्निफिकेशन हुआ। और ये जो हम लोग का डेरिवेशन से, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग के ये रे डायग्राम है उस पर दिख रहा है कि ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स जो हम लोग का कॉन्सेप्ट होता है 10th क्लास में, उसको इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, FO बाई FE डिराइव कर लेते हैं, जहां पर जो FO होता है वो होता है फोकल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, यानी कि फोकल लेंथ जितना ज्यादा होगा ऑब्जेक्टिव लेंस का उतना ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा, और जितना हम लोग का कम फोकल लेंथ होगा आई पीस वाले का, यानी कि इसका जो FE है वो जितना कम होगा ये FE, यहां पर मैग्निफिकेशन उतना ज्यादा होगा। क्लियर? यानी कि जैसे मैंने बताया था कि एक बड़े एरिया वाले लाइट को गैदर करके हम जितनी छोटी एरिया पर हम लोग अपने आंखों के अंदर उस लाइट को अगर इंसर्ट कर लें, ठीक है, मतलब इंसर्ट करने का मतलब ऐसा कुछ रॉड जैसा नहीं कर रहा है, वो लाइट अंदर की बात जाने कर रहा हूं मैं, तो उससे क्या होगा कि उतनी हमें जो इमेज है वो क्लियर और हमें अच्छी दिखाई देगी। तो वही चीज है यहां पर जो कि निकल कर आती है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला किसका, क्या कहते हैं इसका, मैग्निफिकेशन ऑफ दिस टेलीस्कोप। क्लियर? अब तो यहां पर जो L होता है, ठीक है, जो कि इस पे डिफाइंड होती है एक क्वांटिटी, जिसको कि यहां पर हम लोग ये इसके टेलीस्कोप की लेंथ कहते हैं। तो ये जो निकल कर आती है वो होती है हम लोग की L इज इक्वल टू FO प्लस FE। अब देखिए वो जो ट्यूब लेंथ थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की और यहां पर ये जो टेलीस्कोप की ट्यूब लेंथ है L, वो बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों की जो डिफिनीशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पर क्या डिफिनीशन है, इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो टोटल लेंथ होती है उसको हम लोग टेलीस्कोप का ट्यूब लेंथ कहते हैं, ये L होती है। तो L किससे मिलकर बन गई, FO और FE से मिलकर बन जाती है, ठीक है। L इज इक्वल टू FO प्लस FE। जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं होता है, उसमें जो FO होता है पॉइंट और जो FE पॉइंट होता है, ये नहीं, जो FO पॉइंट होता है और जो FE पॉइंट होता है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है हम लोग उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इन दो L को सेपरेटली ट्रीट करिएगा, ये टेलीस्कोप का है, वो माइक्रोस्कोप का था। क्लियर? दोनों की डिफिनीशन अलग है, नाम भले ही एक जैसे हैं बट दोनों की जो डिफिनीशन है वो एकदम अलग है, बहुत ध्यान से इसको हैंडल करिएगा। क्लियर? आगे चलते हैं और समझते हैं कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है। देखिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एक बहुत ही बढ़िया हम लोग का तरीका है एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से एक बेहतर टेलीस्कोप बनाने का। कैसे? देखिए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में होते हैं लेंस, क्या होते हैं, लेंस होते हैं, क्या होते हैं यहां पर, लेंस होते हैं। तो अगर जैसे यहां पर मैग्निफिकेशन हमें अचीव करना है तो जितना बड़ा इसका फोकल लेंथ होगा ऑब्जेक्टिव वाले का उतना ज्यादा मैग्निफिकेशन, और जितना छोटा ये होगा उतना और अच्छा मैग्निफिकेशन। यही तो बात है ना। यानी कि अगर मैं इसको इतना बड़ा लेंस बना दूं, कितना बड़ा, इतना बड़ा अगर लेंस बना दूं तो मुझे और अच्छा मिलेगा, और यहां पर जितना छोटा कर दूं मुझे और उतना करेगा। बट जैसे जैसे मैं लेंस बढ़ाता जाऊंगा, लेंस का साइज बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे वो क्या होता जाएगा, हैवी होता जाएगा। और आपने अगर कभी लेंस हाथों में छुआ हो तो इतना छोटा सा जो लेंस होता है कुछ 2 इंच डायमीटर का, वो भी अच्छा खासा भारी होता है। तो अगर मैंने 1 मीटर साइज का एक
लेंस बनाया तो होगा क्या, उसकी वजह से एक बहुत हम लोग के पास एक डिसएडवांटेज आ जाएगा उसको हैंडल करने का, कि हम लोग उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो एक तो पहला डिसएडवांटेज क्या आ गया कि बहुत बड़े साइज होने की वजह से हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको हैंडल करने के लिए हमें उसके रिम पर चारों तरफ ऐसे, अगर मतलब मान लीजिए कि ऐसा लेंस है तो इसके चारों तरफ हम लोग को सपोर्ट देना पड़ेगा, हम उसको बीच में कहीं पर सपोर्ट नहीं दे सकते। दूसरी चीज, जो थिकनेस है इस लेंस की वो बहुत ज्यादा होने की वजह से इससे पास होने वाली लाइट बहुत ज्यादा यहाँ पर एटेन्यूएट हो जाएगी, यानी कि बहुत ज्यादा उसकी जो वैल्यू है, इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो ये दूसरा इसका ड्रॉबैक है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का। तीसरा यहाँ पर यह है कि इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए महंगा बहुत है, क्योंकि जो लेंस है वो बनता है ग्लास से, और ग्लास हम लोग को अगर बनाना है अच्छे क्वालिटी का बनाना होगा, वरना वो जिससे लाइट पास हो रही है बहुत ज्यादा एटेन्यूएट होगी। तो उसको रिफाइन करने के लिए जो खर्चा होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उसको हैंडलिंग कॉस्ट भी ज्यादा होती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी डिफिकल्ट होता है, इसको हैंडल करना खुद में एक डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि थोड़ा सा धक्का और ये टूट सकता है पूरा, और साथ ही साथ इस पे स्क्रैचेस वगैरह, मतलब बहुत इस पे प्रॉब्लम है। इस वजह से हम लोग के पास एक नए तरीके का टेलीस्कोप बनाया गया, और वो उसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है कुछ इस तरीके का, जहां पर आगे कोई लेंस नहीं होता, ठीक है, जहां पर आगे कोई लेंस नहीं होता, आगे ये जो जगह होती है पूरी खाली होती है। क्या होती है? पूरी खाली होती है। और इसके पीछे तरफ यहां पर एक ऐसा पैराबोलिक मिरर लगा होता है। एक्चुअली पहले एक स्फेरिकल मिरर लगाया जाता था, सिंपल स्फेरिकल मिरर, यानी कि यही जो हम लोग के मिरर हैं, कौन से अभी जो हम लोग ने अपनी शुरुआत की क्लास में पढ़ी है रे ऑप्टिक्स पे, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर, दो तरीके के होते हैं। क्लियर? तो उन्हीं को कैसे करते हैं, एक कुछ जो सबसे पहला हम लोग का बना रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, वो कुछ बना था इस तरीके का, जहां पर कि ऐसा ऐसा और ये ऐसा बंद रहता है पीछे, ठीक है, पीछे तरफ एक ऐसा मिरर बना होता है, ठीक है, एक स्फेरिकल मिरर। तो यहां पर ये कॉनकेव मिरर बना, और जो कॉनकेव मिरर होता है, जब इसके ऊपर पैरेलल रेज पड़ती हैं तो क्या होती हैं, वो फोकस होती हैं इसके फोकल पॉइंट पर, ठीक है, इस तरीके से फोकस होती हैं, बिल्कुल। तो अब इसके अंदर क्या किया जाता था, इसके अंदर बना दिया जाता था यहाँ पर एक केज। क्या बना देते थे? केज यानी एक छोटा सा जगह जिसके अंदर बैठकर जो भी साइंटिस्ट वगैरह होते थे वो इसको ऑब्जर्व करते थे, ठीक है। तो जो चीजें थी हम लोग की रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में, कि हम लोग को एक बहुत हैवी यहाँ पर एक लेंस लगाना पड़ता था, फिर यहाँ दूसरा लेंस लगाना पड़ता था, हो जाता था। बट इस पे क्या था, सिंपल एक हम लोग को एक सिंपल सा एक डिवाइस बनाना होता है, एक सिलेंडर, और उसके पीछे एक स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिससे कि जो भी लाइट है वो आती थी ऐसे अंदर और रिफ्लेक्ट होकर यहां पर हम लोग को मिल जाती थी। क्लियर? बट इसमें फिर क्या थोड़ा सा डिसएडवांटेज आया कि देखिए, रिफ्रैक्टिंग से तो बढ़िया था, बट इसमें खुद में एक डिसएडवांटेज था कि ये जो केज था वो यहां से आने वाली लाइट जो थी ऐसे उसको ब्लॉक कर देता था। क्लियर? तो इसको दूर किया गया था इसकी अगली डिजाइन पे, जिसको की बनाया था कैसेग्रेन ने, तो उसको हम लोग कहते हैं कैसेग्रेन टेलीस्कोप। तो ये जो आपके सामने है वो उसी का ही एक और अच्छा वर्जन है कैसेग्रेन टेलीस्कोप का ही, जिसमें कि इस केज की जगह पर एक और मिरर लगा होता है। क्या लगा होता है? एक और मिरर लगा होता है। और कौन सा मिरर? एक कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, जो कि इस पे पड़ने वाली रेस को यहां कहीं पर ऐसे फोकस कर देता है, जिसको कि हम लोग आईपीस कहते हैं, और यहां पर ऐसा ये खुला होता है अब, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर आईपीस बना होता है और वहां से लोग चीजें देखते हैं। तो ये जाकर अब एक बहुत बढ़िया मॉडल हम लोग का तैयार हो गया है, जो कि आज
हैवली यूज होता है ये मॉडल, कैसे ग्रेन वाला मॉडल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का। आप लोग ने जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में सुना होगा, वो एक रेडियो टेलीस्कोप है, बट उस पे भी क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ही है। क्यों? क्योंकि अब देखिए स्पेस पे चीजें भेजनी थी, स्पेस पे चीजें भेजनी, तो अगर हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भेजते यानी कि लेंस वाली चीजें भेजती, तो होता क्या कि जो हम लोग की चीजें हैं भारी हो जाती और हल्का सा झटका लगने पे वो चीजें ब्रेक हो सकती थी। तो क्या बना, हम लोग का ये जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है बहुत लाइट वेट था, और यहां पर जो स्फेरिकल मिरर्स थे इसकी जगह पर लगा दिए गए थे पैराबोलिक मिरर, यानी कि एक पैराबोला से कटे हुए मिरर्स थे वो। जैसे कि स्फेयर से जब एक कोई पोर्शन काटा जाता है और उसको एक तरफ साइन कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर, और जब पैराबोला का एक पार्ट काटा जाता है और फिर उसका एक पोर्शन शाइनी कर दिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं पैराबोलिक मिरर। तो यहां पर स्फेयर्स को हटा के पैराबोलिक मिरर्स को लगा दिया गया था, स्फेरिकल मिरर्स को हटा के पैराबोलिक मिरर, जिसकी वजह से इसका डिजाइन और अच्छा हो गया था। जो दिक्कत आती थी यहां पर स्फेरिकल मिरर लगे होने की वजह से वो भी हट गई थी, क्योंकि स्फेरिकल मिरर आने लगने पर दो तरीके की चीजें आती थी, जैसे कि एक था हम लोग का स्फेरिकल एब्रेशन और दूसरा क्रोमैटिक एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन यानी कि जो हम लोग की ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती थी, तो अगर स्फेरिकल एब्रेशन की बात करें तो अगर ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा था, या फिर मान लीजिए एक सिंपल ऑब्जेक्ट एक ले लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके का था, तो स्फेरिकल एब्रेशन में क्या होता है, मतलब एब्रेशन का मतलब होता है थोड़ी सी किसी तरीके से डिस्टॉर्शन। तो ये ऐसे ना दिखकर कुछ ऐसे दिखाई देता था, कुछ शेप चेंज रहता था इसका, ठीक है, कुछ शेप चेंज रहता था, तो वो हो जाता था हम लोग का स्फेरिकल एब्रेशन। ये ऐसा भी हो सकता था, क्लियर। दूसरा था क्रोमैटिक एब्रेशन, यानी कि अगर ये हम लोग की यहां से व्हाइट लाइट आ रही है और इसके अंदर जा रही है, तो फाइनली जो यहां पर हम लोग को इमेज दिखाई देती थी वो एक सिंगल ऐसे इमेज ना दिखाई देकर ब्लू के साथ साथ रेड शेप का भी यहां पर कोई चीज ऐसा उसके साथ बना होता था, ऐसा करके, और इसी के साथ कुछ येलो भी बना, मतलब ग्रीन बना होता था, येलो बना होता था, ये सब चीजों पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता। तो ये होता है क्रोमैटिक। क्रोमैटिक मतलब होता है कलर से रिलेटेड, तो क्रोमैटिक एब्रेशन होता है जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट की डिफरेंट कलर की इमेजेस फॉर्म हो जाती थी। तो वो भी क्या था, इससे हम लोग का फ्री था, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो थी स्फेरिकल एब्रेशन और क्रोमैटिक एब्रेशन की, वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पे भी आती थी, क्लियर। और जो हम लोग का ये वाला था, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, उस पे क्योंकि लेंस यूज होता था तो उसमें क्रोमैटिक एब्रेशन आने के चांसेस ज्यादा थे। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, कभी आप लोग ने लेंस से खेला हो, तो उसमें ऑब्जर्व किया होगा कि जो इमेज बनती है किसी मतलब खिड़की से बाहर, कभी आप कोई देख रहे हो, कभी अगर आपने किया हो, तो उसमें जो भी इमेज अंदर बनती है स्क्रीन पर, उसमें एक कोई सिर्फ एक कलर नहीं, कई कलर्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देती है, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आपने देखा हो कि कभी जो स्केल होती है, जैसे नटराज वाली स्केल आती थी, उसको अगर आपने ऐसे करके देखा हो तो उस पे सामने जो चीज थी वो कई कलर्स में दिखती थी, ठीक है, मतलब उससे निकलने वाली लाइट थोड़े थोड़े ऐसे कलर में हल्का सा डिस्ट्रीब्यूटेड होती थी। तो वो जो अपीयरेंस था वो क्रोमैटिक एब्रेशन का एक उदाहरण है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भाई इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, क्यों? क्योंकि बनाने में क्या है, एक सिंपल सिलेंडर और दूसरा यहां पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कि एक बहुत पतली सरफेस भी बनाई जा सकती है, ठीक है। और क्योंकि जैसे कि अगर हम लोग लेट अस सपोज सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहां से क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट को हम लोग यहां पर एंटर करा रहे हैं, तो क्योंकि सरफेस पतली है तो उसको कूल करना भी आसान होता है। मोटी सरफेस जो होती है वो अपने अंदर हीट ज्यादा रखती है, जिसकी वजह से वो हीट अप होती है। तो अगर वो लेंस वाली होती तो वो और हीट अप होती, तो उसके डैमेज होने का खतरा था। तो इस तरह से बहुत ढेर सारे एडवांटेजेस हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के, क्योंकि इस पे एक बहुत पतला सरफेस बनाया जा सकता है जिससे कि हीट आसानी से स्केप
कर सके। तो इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, कैन प्रोड्यूस इमेज ऑफ ग्रेटर इंटेंसिटी, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा हो, क्योंकि शुरुआत में बताया था कि जो लेंस होता है वो अपने अंदर से पास होने लाइट को उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है उससे निकलने वाली लाइट की। क्लियर? तो ये सारी चीजें थी जो कि रिलेटेड थी किससे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से या मैग्नीफाइंग लेंस कह लें, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से। तो अब लगाते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि इनसे रिलेटेड। तो देखिए ये क्वेश्चन है हम लोग का एक, जो कि जेईई मेन 2016 में आया हुआ है। एन ऑब्जर्वर लुक्स एट अ डिस्टेंस ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर विद अ टेलीस्कोप ऑफ मैग्नीफाइंग पावर 20। देखिए मैग्नीफाइंग पावर कितनी है उसकी, 20 है। तो टू द ऑब्जर्वर द ट्री अपीयर्स। अब देखिए अभी मैंने इसी चीज को एक्सप्लेन किया था कि हम लोग इसको इस तरीके से टेलीस्कोप को बोलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, और यहां पर आप हैं, तो जब इतनी ही हाइट का ट्री आपके आंखों के और पास बन जाएगा तो क्या होगा, आपकी आंखों पर बनने वाला जो एंगल है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से, अगर इसको हम बीटा नाम देते हैं, जिसकी वजह से जो आपको समझ पर आएगा वो ऐसा लगेगा कि ये जो क्या कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास आ गया है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग ने 10 मीटर ऊंचे ट्री को देखा कि वो मतलब 20 टाइम्स मैग्नीफाई हो गया है, 10 मीटर ऊंचे टेलीस्कोप से 10 मीटर ऊंचे पेड़ को देखा एक टेलीस्कोप से, जिससे कि हमें लगा कि वो जिसकी जो टेलीस्कोप है उसकी मैग्नीफाइंग पावर 20 है, तो वो क्या करेगा, 20 टाइम्स इमेज को पास बना देगा। तो टू द ऑब्जर्वर द ट्री अपीयर्स 20 टाइम्स नियरर। क्या होगा, 20 टाइम्स नियरर होगा। क्लियर? ये हम लोग का आंसर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। बात समझ पे आई? ये जो मैंने शुरुआत में एक्सप्लेनेशन दिया था उसी से हम लोग इस चीज को निकालेंगे। समझ पे आया? आई होप आपको ये जो चीज है, जो मैं ये डायग्राम बना रहा हूं, वो क्लियरली समझ पे आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं हम इससे। ठीक है, ये दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये वाले से यहां पर, ये वाला जो है इस पे हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल कितना है, अल्फा है, और ये वाला जो है वो बीटा है। क्लियर? अब आप इसको चाहे यहां पर बनाइए चाहे यहां पर बनाइए, वो एंगल अल्फा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से ये निकलने वाली दो रेज के बीच में एंगल बना है, तो एंगल अल्फा ही रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 20 टाइम्स यहां पर नियरर हो गया ये वाला इमेज, जिसकी वजह से हम लोग को ऐसा दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है। क्लियर? तो ठीक है, तो अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, अ टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखिए एक टेलीस्कोप है जिसमें कि 2 लेंस है, फोकल लेंथ कितनी है उनकी, 10 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, टेलीस्कोप है क्योंकि, तो उसका ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। तो ये हो गया एफओ, ये क्या हो गया, एफओ 10 सेंटीमीटर, और जो ये है वो हो गया एफई, ये हो गया एफई। आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। देखिए द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव एंड द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। उस केस में जो हम लोग का लेंथ होगा टेलीस्कोप का वो कितना होगा, ये हम लोग को बताना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 2 लेंस थे उसके लिए हम लोग क्या मानेंगे कि जो आई पीस है उसका एफ ई है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि वो छोटा लेंस होता है, उसका 1 सेंटीमीटर हो गया। और इमेज जो फॉर्म हो रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म हो रही है, उसके लिए हम लोग ने जो डी की वैल्यू है वो बराबर ले ली, क्या वी के बराबर, इमेज क्योंकि फाइनली वही फॉर्म होती है। तो ये जो आई पीस वाला लेंस होता है उस पे जब हम लोग फॉर्मूले लगाएंगे तो वो निकल कर आ जाए कितना, यू इज इक्वल टू दिस, यू ही निकल कर आ गया -25/26 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव के लिए यहां पर निकालें कि ऑब्जेक्टिव के लिए कितना निकल कर आ जाएगा, तो वो निकल कर आ जाएगा कितना, यू ओ इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर दिया है, एफ ओ इतना दिया, तो इससे वी ओ निकल कर आ जाएगा, वी ओ निकल कर आ गया इतना। ठीक है,
अब इससे होगा क्या, यहां पर हम लोग का जो L डिफाइंड है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, वो हम लोग का होता है ये, तो यहां से हम लोग का ये निकल कर आ जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, अ लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस b फ्रॉम अ स्क्रीन, द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन k फोल्ड मैग्नीफाइड इमेजेस। एक लाइट सोर्स है जिसको प्लेस किया गया है डिस्टेंस b फ्रॉम द स्क्रीन, द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन k फोल्ड मैग्नीफाइड इमेज। k फोल्ड मतलब k टाइम्स हम लोग को मैग्निफिकेशन अगर चाहिए तो हम लोग को कहां पर चीज जो है वो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब उसका हम लोग को पावर कितना चाहिए k फोल्ड मैग्निफिकेशन के लिए। तो देखिए यहां पर क्या है कि द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम लेंस, अगर हम लोग मान ले कि x0 है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, लाइट सोर्स लेंस से x0 डिस्टेंस पे, और अगर हम लोग मान लें कि जो डिस्टेंस है स्क्रीन और लेंस के बीच में वो हो गई b माइनस x0, क्योंकि हम लोग अगर ये जो सोर्स है उसके और स्क्रीन के बीच में अगर डिस्टेंस कितनी मान ले, b मान ले, तो ये हो जाएगा। तो यहां से निकल कर आया कि जो इमेज फॉर्म होगी स्क्रीन में वो कितनी होगी, b माइनस x0। क्लियर। तो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, हेंस b माइनस x0 इज आल्सो द इमेज डिस्टेंस। और यहां पर जो मैग्निफिकेशन हम लोग का होता है वो होता है v बाई यू लेंस के केस पे, और हमें क्या देखना है, k फोल्ड, मतलब k टाइम्स बड़ी हो। k फोल्ड का मतलब है वहां पर k टाइम्स बड़ी हो, यानी कि जो v होगा हम लोग का वो कितना होगा, माइनस k u। माइनस क्यों लिया, क्योंकि हम लोग का एक यहाँ पर एक रियल इमेज फॉर्म होगी, तो इससे हम लोग का ये निकल कर आएगा कि हेयर u इज इक्वल टू माइनस x0। यहां पर देखो अगर यहां से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखें तो वो कितनी है, u है, तो यहां पर हो गया u इज इक्वल टू माइनस x0, और जो v है यहाँ पे स्क्रीन, यहाँ पर इमेज बन रही है ना, तो ये हो गई b माइनस x0 और ये प्लस का होगा। तो इन दोनों को पुट कर देंगे इस जगह पर, तो यहां से हम लोग के पास दो चीजें निकल कर आ गई कि b माइनस x0 इक्वल टू k x0, और x0 निकल कर आ गया इतना। तो x0 आखिर है क्या, x0 है हम लोग की वो डिस्टेंस जो की है ऑब्जेक्ट की इस लेंस से कितना दूर है, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, अब यहां से हम क्योंकि हमें पावर निकालनी है, और पावर निकालने के लिए हमें चाहिए होता है f की वैल्यू, या फिर कह लीजिए 1/f की वैल्यू। तो 1/v माइनस 1/u, यहां पर हम लोग अपनी जो वैल्यूज है ये b माइनस x0 उसको पुट कर देंगे, और ये जो u है उसको पुट कर देंगे, तो हम लोग का ये जो p है वो निकल कर आ जाएगा। तो p इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई x0, b माइनस x0। तो यहां से जो पावर है वो निकल कर आ गया, कितना है, वो है k प्लस 1 स्क्वायर बाई kb। क्लियर। तो ये चीज हम लोग के पास निकल कर आ गई। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहां से देखते हैं जो कि ये क्वेश्चन जो है हम लोग का वो है हम लोग का TIR से रिलेटेड, ठीक है। तो अ ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर रॉड हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2/√3, इट इज सराउंडेड बाय एयर, अ लाइट रे इज इंसिडेंट एट द मिड पॉइंट ऑफ वन एंड ऑफ द रॉड एज सोन इन द फिगर। यहां पर क्या है कि जो हम लोग का लाइट है वो एंटर कर रही है इस तरफ से, ठीक है, और ये इसकी एक्सिस के साथ फॉर्म कर रही है एंगल थीटा, ठीक है। क्लियर। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस सिलेंडर का, देखिए एक ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर था और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 2/√3, यानी कि अगर इस सिलेंडर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कंसीडर कर लें तो वो कितना हो गया है, 2/√3। फिर अ लाइट रे इज इंसिडेंट, ये लाइट रे इंसिडेंट करी एट द मिड पॉइंट ऑफ वन एंड ऑफ द रॉड, इस रॉड के वन एंड के मिड पॉइंट पर एज सोन इन द फिगर। तो द इंसिडेंट एंगल थीटा इस, ये जो एंगल थीटा है वो कितना होगा, फॉर विच द लाइट रे ग्रेजेस अलोंग द वॉल ऑफ द रॉड। ये जो रॉड की वॉल है उसके अलोंग ये जो लाइट जा रही है ऐसे, जो कि यहां से ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, पहले तो इधर रिफ्रैक्ट होगी क्योंकि यहां पर एक ऐसा हम लोग का इंटरफेस बन रहा है, एयर टू रॉड जा रही है, उसके बाद यहां पर एक इंटरफेस बन रहा है, तो यहां पर ऐसा होगा, बट यहां पर दे दी इन्होंने कि फॉर विच द लाइट रे ग्रेजेस अलोंग द वॉल ऑफ द रॉड, जो लाइट है वो इधर ना निकलकर वो इधर जा रही है इसके अलोंग, यानी कि यहां पर जो एंगल बन रहा है वो r इज इक्वल टू 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है।
तो R इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो होगा IC, TIR कंडीशन जो होता है। तो और हम लोग जानते हैं कि साइन IC इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, क्योंकि ये जो लाइट है वो डेंसर से रेयर में जा रही है। बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1, एयर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, और ये जो मीडियम है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 2/√3। तो 1 अपॉन NM होता है हम लोग का, और NM यहां पर अगर पुट करें तो 2/√3 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2। तो यहां से IC जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा 60 डिग्रीज। कितना हो जाएगा? IC इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। क्लियर? तो अगर ये यहां पर 60 डिग्रीज हो गया तो अब देखो यहां पर ये फॉर्म हो रहा है एक ट्राइंगल। क्या फॉर्म हो रहा है? यहां पर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये वाला जो हम लोग का है एंगल वो कितना हो जाएगा? ये 90 हो गया, ये IC हो गया जो कि है 60 के बराबर। तो ये प्लस ये होता है हम लोग का 90, ये हो गया 60, तो ये बचा 30। और अगर ये 30 हो गया, अगर ये वाला एंगल 30 हो गया और ये वाला एंगल हम लोग को थीटा पता है, तो अकॉर्डिंग टू हम लोग का कौन सा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो स्नेल्स लॉ होता है, यहां से लाइट इस पे जा रही है तो साइन I इसको हम बोल देंगे हम लोग साइन I, जो कि है क्या? इंसिडेंस एंगल थीटा डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हम लोग का इस मीडियम का, ये उसके बराबर होगा। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये निकल कर आ जाएगा हम लोग का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता? 2/√3। क्लियर? यहां से ये क्या बन गया? साइन थीटा, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 2 इंटू √3 इंटू 1/2, यहां से 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो साइन थीटा निकल कर आ गया कितना? 1/√3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये मैं ऊपर लिख देता हूं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3। तो इस हिसाब से हम लोग का जो ऑप्शन नंबर डी है, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो सही हो जाएगा। इसको मैं बताए दे रहा हूं आपसे। क्लियर? ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वाला, जो कि है क्या? साइन इनवर्स 1/√3। क्लियर? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए मैंने वो हम लोग टेलीस्कोप वगैरह वाले क्वेश्चन थे, अब इसको मैंने ये वाले क्वेश्चन डाल दिए ताकि थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग का आज आखिरी क्लास है रे ऑप्टिक्स की, तो उसकी वजह से क्या हो, थोड़ा सा अगर जरा सा भी चेंज किया है तो आप लोग रिकॉल कर पा रहे हैं पिछले क्लासेस की चीजें या नहीं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर पुट कर दिया। और ये रे ऑप्टिक्स के ही क्वेश्चन है, किसी दूसरे टॉपिक के नहीं है। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अ लाइट इज इंसिडेंट from a medium into air at two possible angles 20 degrees and 40 degrees. In the medium light travels 3 centimeter in 0.2 nanosecond. The ray will. तो देखो एक लाइट है जो कि इंसिडेंट हो रही है मीडियम, किसी मीडियम से एयर में। उसके दो पॉसिबल एंगल्स हैं इंसिडेंस के, एक है 20 डिग्रीज और 40 डिग्रीज। तो मीडियम में जो लाइट है वो ट्रेवल कर रही है अगर इस स्पीड से, तो द रे विल, रे क्या होगी? तो देखो मीडियम से एयर, यानी कि जो मीडियम अगर बोला है तो वो डेंसर मीडियम ही होगा क्योंकि एयर से कंपैरिजन हो रहा है। तो इसके लिए अगर मैं केस लूं तो ये बनेगा कि एक अगर इंटरफेस हमने ड्रॉ कर दिया जिसमें कि एक नॉर्मल इधर बना दी, एक नॉर्मल इधर बना दी। इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो है 20 डिग्रीज और जो इस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो है 40 डिग्रीज। ठीक है, तो इन दोनों केस में क्या होगा अगर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है इतनी इन दिस मीडियम। तो अगर हम लोग को सबसे पहले ये फाइंड करना है कि इस मीडियम में जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना है, तो हम लोग जानते हैं साइन IC इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम कैसे निकल के आएगा ये मैं बता चुका हूं, जहां पर इसका इस मीडियम का अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो वो एक्चुअली निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, और वो निकल कर आता है हम लोग का, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, वो निकल कर आता है C डिवाइडेड बाय C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट जो इस मीडियम पर है, इस मीडियम पर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी दी हुई है कि
3 सेंटीमीटर चल रही है 0.2 नैनो सेकेंड पे, यही तो दी हुई है। यानी कि जो v है वो कितना हो गया इस मीडियम का, 3 सेंटीमीटर। देखिए सेंटी होता है 10⁻², तो मैंने लिख दिया उसी को, ये मल्टीप्लायर होते हैं सेंटी, तो लिख दिया 10⁻²। कितने टाइम पर, 0.2 नैनो मतलब 10⁻9 सेकेंड। तो ये बन गया मीटर पर सेकेंड। याद ही नहीं रखना कि किससे मल्टीप्लाई करना है। नैनो है मतलब 10⁻9, तो वहां पर नैनो की जगह पर 10⁻9 रख दिया और चीजें निकल कर आ गई। तो यहां से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई 0.2। और अगर हम लोग इसको देखें तो ये यहाँ पर 10⁻² है और यहाँ पर 10⁻9, ये कटेगा और ये ऊपर चला जाएगा 10⁻7। ठीक है, और ये एक बार अगर इसको हम लोग देखें तो इसका पॉइंट जब हटेगा तो ये 10⁸ बन जाएगा ऊपर, और ये बच जाएगा यहाँ पर क्या, 2। तो जो स्पीड है लाइट की इन दैट मीडियम वो है 3/2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग यहाँ पर जब पुट करेंगे तो c होता है 3 × 10⁸, और ये जो v दी है वो दी हुई दिस, तो 3 × 10⁸, और जो डिवाइडेड बाय 2 था वो चला जाएगा ऊपर, तो इससे ये कैंसिल हुआ हम लोग का। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आ गया 2। कितना निकल कर आ गया, 2। तो इस nm को जब यहां पर पुट करेंगे तो साइन IC इज इक्वल टू हो गया 1/2, और 1/2 जो होती है साइन IC की, या साइन इनवर्स करके हम लोग देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो निकल कर आ जाएगा यहाँ पर साइन, मतलब 1/2 जो होता है वो 30 के बराबर होता है, साइन 30 के बराबर। तो IC हो गया कितना, 30 डिग्रीज। और जब IC 30 डिग्रीज हो गया, यानी कि अगर लाइट 30 डिग्री हो तो वो क्या करेगी, सरफेस पे ग्रेज करेगी, सरफेस पे ऐसे ग्रेज करेगी जब 30 डिग्रीज पे ऐसे इंसिडेंट होगी। तो 40 डिग्रीज वाली, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो ये है IC, और ये वाला जो एंगल है वो I > IC, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी 40 डिग्रीज पे ही। और ये वाली जो होगी वो, क्योंकि ये I < IC है, तो ये क्या होगा, इस जगह पर ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी बाहर। क्लियर? तो ये था इस क्वेश्चन पे जो कि हमें ध्यान रखना है। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं। ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया, आप इसको देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा एक क्वेश्चन जो कि आपके होमवर्क के लिए है। दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। क्लियर? ये है आपके क्वेश्चन जिसको कि आप सॉल्व करेंगे, और आप इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट दे सकते हैं JEE-test.tutor.ai, जो आपको नीचे लिंक दिखाई दे रही है, उस पर आप अपना मॉक टेस्ट जाकर दे सकते हैं। अगर आपका वहां पर लॉगिन नहीं बना हुआ है तो आप अपने टीचर से कह सकते हैं वो आपका लॉगिन बना सकते हैं, या आप खुद भी अपना लॉगिन बना सकते हैं। तो वहां पर जाकर आप मॉक टेस्ट दीजिए, और आप अपने जो ये क्वेश्चंस हैं इनको भी आप वहां पर सबमिट कर सकते हैं। और अगर ये क्वेश्चन में आपको डाउट है कि इनको करना कैसे, तो आप साथ ही आपके क्वेरी सेक्शन पे जाकर आप वहां पर अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और जो हम लोग का अगला टॉपिक होगा उस पर हम लोग आगे डिस्कशन अपना जारी रखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।